हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश मग्गू। फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडीज को शुरू करने जा रहे हैं जो ये 12th क्लास की है। इसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कवर कर लिए है। आपने वो नहीं देखे तो फटाफट जाके देख लो। हम यहाँ पे कॉमर्स का पढ़ाते हैं इस चैनल पे। कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट हैं हम उसको यहाँ पर पढ़ाते हैं। देखो, आज हम बिजनेस स्टडी शुरू करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इन योर डे टू डे लाइफ यू मे बी इंगेज इन सेवरल एक्टिविटीज। However, when someone asks you as to what you want to become in your life or what you want to do in future, your answer may be I want to join as a stable job, or I want to become a doctor, an engineer, a dancer, or a musician. Or you may say I want to do my own business. ये क्या कह रहा है? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, तुम यही जवाब देते हो, या तो मैं एक जॉब करना चाहता हूँ, या तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या डांसर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर तो ये तुम्हारे प्रोफेशन में आ जाएंगे। और या तुम कहते हो मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या आप कहते हो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। सो बट वाई डू यू वांट टू डू एनी सच एक्टिविटीज़। पर आपने ये सोचा आप ये क्यों करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन क्यों करना चाहते हो? ओबियसली इट इज़ मेनली टू अर्न योर लाइवलीहुड। आप ये भी कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तुम्हें इनकम हो, तभी तुम ये लाइफ में बनना चाहते हो ना। अपने फ्यूचर तुम्हारा सिक्योर हो, तुम रहने के लिए सही से अपना स्टैंडर्ड में रह सको और तुम्हें नॉलेज हो, इसलिए तुम अपना फ्यूचर को डिसाइड करना चाहते हो। ब्रॉडली स्पीकिंग, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन विच वन इज engaged for the purpose of earning one livelihood known as economic activity। ये जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे डॉक्टर होगी, बिजनेसमैन होगी, जॉब होगी, इसमें हम सभी इंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। कोई अब फ्री में तो काम करता नहीं है भाई। तुम सोचो कि हम फ्री में काम कर देंगे और हमें पैसे भी ना मिले, ऐसे तो कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हमें भी अपनी जो हमने भी जीना है, लाइफ चलानी है। पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ हमें कम से कम बेसिक नीड तो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट ऑल सच एक्टिविटीज़, देयर कैटेगराइजेशन एंड सम अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। इस चैप्टर में आज हम यही सारी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, उसके फीचर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उसके एस्पेक्ट को देखेंगे। अब देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंगेज इन वन एक्टिविटी और द अदर। जितने भी ह्यूमन हैं वो किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं। इट मे बी कल्टिवेटिंग लैंड, प्रिपेयरिंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स, स्टडिंग इन ए स्कूल, टीचिंग इन ए कॉलेज, वर्किंग इन ए ऑफिस, जॉगिंग इन द पार्क। जितने भी पीपल है वो कुछ ना कुछ करते ही अपने लाइफ में। कोई बुक्स पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ता है, कोई कॉलेज में पढ़ाता है, कोई अपनी जॉब करता है, कोई खेलता है, कोई अपना कुछ भी वर्क करता है। मतलब हर इंसान को के पास कुछ ना कुछ करने के लिए है, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है एक्टिविटी पूरा दिन। इफ़ यू ट्राई टू ascertain as to why individuals engage themselves in one activity or the other,
You will find that by doing such activities, they are trying to satisfy some of their needs or wants. अगर तुम पता लगाना चाहते हो कि ये इस सारी एक्टिविटी ये ह्यूमन है वो क्यों करता है, क्योंकि उनको अपनी क्या करनी होती है, नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, उनकी जो नीड्स और वांट्स है उसको पूरा करना होता है। अब बताओ नीड्स और वांट्स सेम होती है क्या? मैं अगर आपसे पूछूं नीड्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड्स और वांट, क्या नीड्स और वांट्स सेम होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीड्स और हमारी वांट्स होती है वो, नीड्स एंड वांट्स होती है हमारी वो टोटली डिफरेंट होती है, ये सेम नहीं होती। जो हमारी नीड्स होती है, नीड्स का मतलब क्या हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत हमारी रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी नीड्स है। रोटी कपड़ा और मकान, इसके साथ हम जीवित रह सकते हैं। वांट्स, वांट्स तो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। अब हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड होती है ना। अब एक व्यक्ति है वो चाहता है कि उसे ये कार मिल जाए, ये घर मिल जाए, मुझे यहाँ घूमने को मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे महंगा फ़ोन मिल जाए। तो उसकी जो ये वांट्स है ये अनलिमिटेड है। ये वांट्स हमारी कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, हमें चाहे जितना ही मिल जाए, वांट्स जो है हमारी कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। जो नीड है हमारी वो लिमिटेड होती है और वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए नीड्स एंड वांट्स हमेशा डिफरेंस होती है। However, even if all human activities satisfy the needs and wants, they differ among each other in terms of purpose which they are undertaken and result. वही बात लिखी हुई है, जितनी भी हमारी नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाए, ये अलग होती है, नीड्स एंड सेटिस्फाई एक दूसरे से। लेट अस टेक द एक्टिविटी, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, लेट अस टेक द एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, वन प्रिपेयर्ड बाय मदर एट होम फॉर हर फैमिली एंड अदर बाय कुक इन होटल। इनमें लिखा है फूड बना रहे या घर में मम्मी बनाती है या बाहर कुक बनाता है। हियर यू विल नोटिस दैट द पर्पस एंड एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय मदर एंड बाय कुक वेरीज। In this first case, a purpose is to feed the family member without any expectation of monetary return. इसमें लिखा है जो मम्मी घर में खाना बनाती है वो फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाती है, उससे उसे कोई इनकम नहीं मिलती, ना उसे कोई मोनेटरी उससे फ़ायदा होता है। ये बस ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है। जो सेकंड केस है उनमें लिखा हुआ है कुकिंग फूड इज़ ए पार्ट ऑफ हिज जॉब। जो कुक फूड बनाता है होटल में वो उसके जॉब का पार्ट है, उससे क्या मिलती है, उसे 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 इनकम मिलती है, वो मनी को क्या करता है, अर्न करता है। उसे जो इनकम है वो सैलरी और वेज के रूप में मिलती है। तो ये दोनों ही डिफरेंट एक्टिविटी है। द एंड रिजल्ट ऑफ फर्स्ट केस सेल्फ सेटिस्फेक्शन। जो फर्स्ट केस है उस केस में हम उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहेंगे, और जो सेकंड केस है उसे हम अर्निंग मनी कहेंगे फॉर लाइवलीहुड। जो सेकंड केस है उसमें वो क्या करता है, मनी को अर्न करता है। द ह्यूमन एक्टिविटी डेट आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी और लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो ये सब एक्टिविटी करते हैं किसके, मनी पर्पस के लिए और अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीने के लिए, तो वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी होती है। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है, जो मनी में मेजर कर सकते हैं जिसको। वेयर द अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटी डेट आर अंडरटेकन टू डिराइव सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होती है वो क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ए फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स, ए worker working in a factory for wage salary, a businessman engaged in buying and selling goods are example of economic activity। चाहे एक एम्प्लॉय ऑफिस में काम करता है, फार्मर अपने खेत में काम करता है, या फिर बिजनेसमैन है वो बाइंग और सेलिंग गुड्स करता है,
ये सब किसका पार्ट है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है। While activities like meditation, engaging in sports for physical fitness, listening to music, providing relief to floods victims, etc. are example of non-economic activities। जो फिजिकल हमारी फिटनेस, हम ग्राउंड में खेलने चाहते हैं या हम खाना खाते हैं, ये सब हमारी किसके पार्ट है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ये पार्ट है। और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम इसके क्लासिफिकेशन, जो इसके टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, इसको स्टडीज़ करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी ए वन शॉट अफेयर और ए कंटिन्यूस वन। फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ टू स्टिच क्लोथ्स एंड वन डे यू स्टिच ए शर्ट फॉर योर फ्रेंड एंड ही पे सम मनी टू यू। अगर ये मानो कि तुम एक दिन शर्ट को सिलते हो फॉर अपने फ्रेंड के लिए, और उसी टाइम पे वो तुम्हें मनी पेड करता है, कुछ मनी तुम्हें पेड करता है। ऑफ कोर्स दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें इनकम अर्न हुई है। बट इट इज शॉर्ट फेयर। अगर इस केस में अगर तुम शर्ट सीलते हो कंटिन्यूस बेसिस पे और चार्ज मनी करते हो उसके लिए कुछ ना कुछ, तो ये इन सम कंटिन्यूस और रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये हमारी जो है वो कंटिन्यूस रेगुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इट मे बी नोटेड दैट बाई गेटिंग दैम सेलिंग ये रेगुलरली इन ए पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल ट्राइंग टू अर्न their livelihood, so the activity in which individuals engage themselves on a regular basis and earn their livelihood are known as their occupations। अगर वो कंटिन्यू ये लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी को करता रहता है तो उसके ये क्या बन जाता है? उसका ऑक्यूपेशन बन जाता है। इन फैक्ट एवरी वन इज इंगेज इन वन ऑक्यूपेशन और अदर एंड दिस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज। जो हर एक ना एक कोई ना कोई ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है, कोई प्रोफेशन करता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर होता है, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, जॉब करता है, और कोई अपना खुद का बिजनेस चलाता है। तो हर ना कोई व्यक्ति किसी न किसी एक्टिविटी से जुड़ा होता है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन में कौन कौन आते हैं? लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर हो गए, ये हमारे सारे जो है ये डांसर हो गए, जैसे ये हमारे प्रोफेशन में आते हैं। यू आर अवेयर ऑफ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के बारे में पता ही होगा। व्हाट आर दे एंड व्हाट डू दे डू, कौन है वो और वो क्या करता है? दे आर बेसिकली इंडिविजुअल हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग टू एग्जामिन द पेशेंट। जो डॉक्टर होता है उसे अपने फील्ड में एक नॉलेज होती है और वो उसे उस चीज़ की ट्रेनिंग मिली होती है अपनी फील्ड में, वो पेशेंट को देखता है। फाइंड आउट द एलिमेंट, और बीमारी का पता लगाता है, इफ़ एनी, एंड देन ट्रीट देम टू क्योर फ्रॉम सच एलिमेंट। वो बीमारी का पता लगाता है और उसको पेशेंट को क्या करता है? सही से ट्रीट करता है। एंड फॉर डूइंग ऑल दिस दे चार्ज ए फी फ्रॉम पेशेंट, और इसके बदले वो पेशेंट से क्या करता है? फीस चार्ज करता है। जैसे तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें कोई चोट लगती है, वो तुम्हें पट्टी करता है, दवाई लगाता है या फिर टिक्का लगाता है, उसके बदले में वो तुमसे क्या चार्ज करता है? थोड़ी फीस चार्ज करता है। तो अब इन केस में डॉक्टर को फीस चार्ज कर रहा है, उसके लिए वो क्या है? उसके लिए ये अर्निंग है। तो ये ये अर्निंग किसका पार्ट है? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। जहाँ पे मनी की बात आती है वो हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी डैट वी डील विद द मनी। वी हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट हु स्पेशलाइज नॉलेज इन मैटर रिलेटेड टू अकाउंट। जैसे सी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो उसके भी अपने फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज होता है, और वो भी क्या करता है? वो भी अकाउंट को है वो ऑडिट करता है। सीए भी जो चेक करता है और उसके बदले में क्या करता है?
फीस, वो जो उसकी फ़ीस होती है, कमीशन होती है, वो लेता है बिजनेसमैन से, कंपनी से। तो ये भी क्या है, उसकी इकोनॉमी एक्टिविटी का ही ये पार्ट है। इफ़ वी लुक फर्दर वी फाइंड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, film star, dancer, artist and many others engage in their own field having specialized knowledge। जैसे हम इंजीनियर, आर्किटेक्ट, फिल्म स्टार, डांसर को देखते हैं, इनको भी अपनी फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं। ये भी सब किसका पार्ट है, प्रोफेशन का ही पार्ट है। इन ऑर्डर टू गेन क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन, लेट अस लुक एट इट्स बेसिक फीचर विच कैन बी समराइज एज फॉलोस। इसके कुछ बेसिक फीचर दिए हुए हैं जो नीचे दिए हुए हैं। ये है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज़ टू एक्वायर ए स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। प्रोफेशन वो है जहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज का एक होना बहुत ही ज़रूरी है और स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर भी बनते हैं, वो भी MBBS करते हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है मेडिकल में, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग, उसके बाद ही वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ऐसे तो कोई भी किसी को ट्रीट नहीं करने लग जाएगा ना। जैसे CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अपने क्या करते हैं, पहले CA वो पढ़ते हैं, उनमें ट्रेनिंग भी उनको मिलती है, कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं, तभी वो जाके CA बनते हैं। ये तो ये जो है, ये इस फील्ड में, प्रोफेशन के फील्ड में जो है वो स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। ऐसे कोई भी जो विदाउट नॉलेज है वो प्रोफेशन की लाइन में नहीं जा सकता। एक लॉयर है, उसको लॉ के बारे में सारी नॉलेज होगी, वो LLB कंप्लीट करता है, अपनी लॉयर वही बनता है। में लिखा हुआ है, द मनी दे गेट फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विस यूजली नोन एज फी। जो वे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो उससे रिलेटेड, उससे बदले में वो मनी को रिसीव करते हैं, वो उनकी क्या होती है, वही उसके अर्निंग होती है उनकी। देखो, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी विच फ्रेम द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द मेंबर प्रोफेशनल। जो सारे प्रोफेशनल किसी ना किसी प्रोफेशनल बॉडी से बंधे हुए होते हैं और वो उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे लॉयर होते हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उसमें अंडर आते हैं और उनके रूल के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। जो CA होते हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो देखो, लॉयर होते हैं, जो डेट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI। ये हमारी कौन सी बॉडी है, ये हमारी एक प्रोफेशनल बॉडी है। जो हमारे जो CA है, वो सभी इसी के अंडर बंधे हुए होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो है इनके रूल हैं, फ्रेम करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो क्रिकेटर्स है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल ICC, जो आपने सुना होगा, क्रिकेटर है वो ICC, जो क्रिकेट मैच अब खेलने जाते हैं, ये ICC जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसको अरेंज करता है, ये क्रिकेट मैचेस को ये सब ऑर्गेनाइज करता है। वो कौन करता है, ICC, डैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। प्रोफेशनल एक्वायर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज मोस्टली फ्रॉम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी से उन्हें क्या मिली होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डिग्री कोर्स करते हैं। वो किसी न किसी कॉलेज से वो कोई कोर्स करते हैं, तभी वे जाके इस फील्ड में अपनी मुकाम को वो हासिल करते हैं। इन सम केसेस इंडिविजुअल आल्सो सर नॉलेज एंड स्किल थ्रू ट्रेनिंग और कोचिंग बाय एन एक्सपर्ट इन द सेम फील्ड। और कुछ केस में वो कोचिंग वगैरह भी लेते हैं जो उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। प्रोफेशनल यूजली वर्क ऑन देयर ओन एंड गेट ए फ्री फॉर देयर सर्विस।
प्रोफेशनल अब अपने हिसाब से काम करता है, वो किसी बाउंडेशन में नहीं बंधे होते। मतलब उन्हें ये नहीं है कि उसी टाइम पे ही काम करना है, वो अपनी जैसी ये है वो अपना कभी काम कर सकता है। किसी के अंडर तो नहीं बंधा होता, अपने बॉस उसके ऊपर कोई बॉस तो नहीं होता ना सीए के अंडर, बस वो उसको जो है वो टाइमली काम करना होता है। However, some of the work organization employee or consultant, the primary objective of every profession is to provide service। और जो भी प्रोफेशंस का काम होता है उसमें क्या वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में वो फीस लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, जो प्रोफेशन होता है उसमें वो उनकी जो है उनकी मनी जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होती, वो सिर्फ सर्विस देते हैं और उसके बदले में ही चार्ज लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अब तुमने सुना ही होगा, एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी जिसे बोलते हैं। यू हैव बीन सीन गोइंग रेगुलरली टू ऑफिस, तुम हमेशा ऑफिस में जाते हो, फैक्ट्री में जाते हो या फर्म में जाते हो फॉर वर्क के लिए। दीज आर द इंडिविजुअल हु एंगेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल टू वर्क फॉर देम इन रिटर्न फॉर वेज और सैलरी। ये जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो ये होते हैं जो ऑफिस वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में वर्क करते हो, उसके बदले में क्या लेते हैं, वेजिस और सैलरी लेते हैं। दस वी फाइंड ए पोस्ट मैन इन जिन एम्प्लॉयमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू डिलीवर लेटर। जैसे पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो लेटर को इधर से उधर पहुँचाते हैं, उसको डिस्पैच करते हैं, उसको दे के आने का उसका काम होता है। यह द डिपार्टमेंट कॉल्ड द एम्प्लॉयर। जो डिपार्टमेंट है या उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे, और जो पोस्टमैन है उसको क्या बोलेंगे, एम्प्लॉई। द पोस्टमैन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। पोस्टमैन जो भी वर्क करता है वो किस में रूल्स एंड रेगुलेशन में के अकॉर्डिंग ही करता है, और उसके लिए उसे सैलरी मिलती है, मंथली सैलरी। उसके वो क्या होता है, वो हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय इन टू वर्क फॉर अनदर, इट कॉल्ड एम्प्लॉयर। जो दूसरों के लिए काम करता है वो एम्प्लॉय होती है। जैसे नौकरी करना वो किसके अंदर आता है, एम्प्लॉय के अंदर, वो हमारा किसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क लाइक hours ऑफ वर्क, हाउ मैनी hours ए डे। अब तुमने देखा होगा नौकरी के जो स्टैंडर्ड hours है वो 8 घंटे होते हैं, कई कई 10 घंटे भी है, लेकिन ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं वो 8 आवर्स होते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ वर्क होते हैं उनमें 8 आवर काम करते हैं एम्प्लॉय, उसके बदले में उन्हें मंथली सैलरी वगैरह प्रोवाइड होती है। द एम्प्लॉय गेट नॉर्मली पेड ऑन ए मंथली बेसिस। जो एम्प्लॉय होती है, अब उन आपने देखा होगा जो उनने भी ऑफिस से एम्प्लॉय होते हैं उनको ज़्यादातर मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। जैसे 15,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ या 1 लाख पर मंथ। द अमाउंट इज नॉर्मली प्री डिटरमाइंड। ये पहले से ही अमाउंट डिसाइडेड होती है और एग्री अपॉन होती है, और ये में इंक्रीज, और ये टाइम टू टाइम बढ़ती भी रहती है। जैसे फर्स्ट 3 मंथ आपकी 20,000 सैलरी थी, उसके बाद अगले साल 3 ईयर बाद आपकी सैलरी बढ़ गई 2,000 के करीब 22,000 पे होगी। फिर उसके बाद 5 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई 3,000, 25,000 पर मंथ होगी। ऐसे ऐसे ये टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। पे स्केल है जो आपका सैलरी का वो बढ़ता ही रहता है। लीगली द एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड डेविएशन फ्रॉम एनी साइड परमिट्स द अदर पार्टी टू टेक लीगल रिकोर्स। जो एम्प्लॉयर्स के बीच में रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होते हैं, और वो बीच बीच में दूसरी पार्टी को भी इन्वॉल्व करते रहते हैं। दे आर द जॉब फॉर विच नो टेक्निकल एजुकेशन और स्पेशलाइज नॉलेज। ये जॉब होती है जिसमें कोई टेक्निकल एजुकेशन और स्पेशलाइज स्किल
उस फील्ड की नॉलेज रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। इन केसों में जो हमारी ज़रूरी होती है किस में, स्पेशलाइज नॉलेज किस में ज़रूरी होती है, वो हमारी प्रोफेशन में ज़रूरी होती है। बट फॉर स्किल्ड जॉब स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निकल जॉब्स एज ए सर्टेन लेवल ऑफ बेसिक टेक्निकल एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में है वो हमारी क्या टेक्निकल एजुकेशन जो है हमारी वही रिक्वायर्ड होती है। जो नहीं ये सॉरी ये हमारी जो है ऊपर प्रोफेशन के केस में चाहिए होते हैं। इसमें तो नॉर्मली आप तुम्हारा डिग्री कोर्स भी चल जाता है, जो तुम्हारी जॉब में डिग्री कोर्स भी हो जाता है। हम 12th बेस पे या बीए को तुम्हारे ग्रेजुएशन बेस पे बीए बीएससी बीकॉम बीसीए वगैरह पे, और या तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे एमए एमएससी एमकॉम वगैरह पे। द मेन पर्पज बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट टू सिक्योर एश्योर्ड इनकम थ्रू वेजेस एंड सैलरी। अब जो तुम्हारी नौकरी का एक ही फ़ायदा होता है जो तुम्हें प्रोफेशन या बिजनेस से नहीं मिलता, होता है तुम्हारी एक फिक्स सैलरी या वेजेस तुम्हें प्रोवाइड होती है मंथ के मंथ पे। तुम्हें वो सैलरी मिलती है, चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी छुट्टी हो जाए, और मतलब उस हिसाब से जो गवर्नमेंट छुट्टी है, या तुम काम करो या ना करो, एक दिन ना भी करा तो तुम्हारी जो फिक्स सैलरी है वो बंदी होती है। बिजनेस, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेन बिजनेस क्या होता है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बिजनेस जो है हमारा वो नेक्स्ट पार्ट में कवर हम कर लेंगे। चलो थोड़ा सा ही रहता है, इसी में करा देता हूँ। बिजनेस, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट टाटा कंपनीज। तुमने टाटा कंपनीज के बारे में सुना ही होगा। दे मैन्युफैक्चर सो मैनी थिंग्स फ्रॉम सो टू ट्रक्स एंड बसेस एंड सेल दिस टू इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी। ये टाटा कंपनी के बारे में सुना होगा। ये ट्रक एंड बसेस बनाते हैं और इनको बेचते हैं, जैसे तुम और हम हो गए, और इसके बदले में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं। अब तुम्हें बहुत से बिजनेस मैन सुने होंगे, अंबानी का नाम सुना होगा। अंबानी क्या है, उसके जो है पूरी इंडिया में बिजनेस है, स्टोर है। वो अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, जैसे जियो मार्ट भी बना रखे है, वो प्रोडक्ट को सेल करता है, उसके बदले में उसको इनकम मिलती है सारे। तो ये क्या है, उसका जो बिजनेस चल रहा है वो बहुत ही बड़ा इंडिया का बिजनेसमैन है। उनकी सिम भी आती है जियो की। अब जियो के इतने स्टोर भी है, रिलायंस स्टोर भी है। इससे जो भी इनकम उसे अर्न हो रही है वो क्या होता है, हमारा बिजनेस चाहे एक छोटा सा बिजनेस, दुकानदार पे कोई किराने की दुकान है वो भी बिजनेस है, छोटा सा छोटा। चाहे कोई फ्रूट सेलर है, वो फ्रूट बेच रहा है, वो भी उसका क्या है, बिजनेस ही है। इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड। बिजनेस में बी डिफाइंड एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन पर्पस यही होता है कि रेगुलर प्रोडक्शन करना, गुड्स को बनाना, उसको या उसको बाहर से परचेज करना और सेल्स कर देना किसको, कस्टमर को, और उसके बदले में क्या अर्न करना होता है, प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑलवेज होता है प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बट मॉडर्न टाइम में आजकल क्या हो गया, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट के साथ साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो गया है। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी बिजनेस की होनी चाहिए। मतलब बिजनेस की जो है रेपुटेशन भी मार्केट में होनी चाहिए। यूँ नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए बस चले ही जा रहा है और अपने शेयर होल्डर्स जो उसके होते हैं या और लोग होते हैं बिजनेस के अलावा, उनको देख ही नहीं रहा है। तो बिजनेस
आज के टाइम में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन चुका है। We find people like mill owner, transporter, banker, trader, tailors, taxi operator doing business. All of them are engaged in activity of manufacturing or trading, buying and selling or providing some service. They have invested their money. बिजनेस क्या होता है? वो देखो, बिजनेस वही होता है ना जहाँ पे तुम पैसा लगा रहे हो। अब जहाँ तुम ज़्यादा पैसा लगाओगे वो ज़्यादा रिस्क होएगा, और जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होएगा वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। देखो, अब तुम मोर इन्वेस्ट मोर रिस्क, जहाँ तुम ज़्यादा पैसे लगाओगे वहाँ रिस्क भी ज़्यादा होएगा। मोर इन्वेस्ट मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, जहाँ मोर रिस्क होएगा वहाँ प्रॉफिट भी वो क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। और जहाँ पे तुम लेस इन्वेस्ट करोगे, कम पैसा लगाओगे, वहाँ पे क्या होएगा, रिस्क भी है वो क्या होएगा, लेस होएगा। रिस्क भी लेस होएगा और वहाँ पे जो है तुम्हारी मनी भी वो क्या होएगी, कम, तुम लेस इनकम होएगी, वहाँ मनी भी क्या होएगी, वो लेस होएगी। द एक्टिविटी मस्ट बी कैरिड ऑन रेगुलर। बिजनेस की ये भी कंडीशन है, ये तुम्हें रेगुलरली करना पड़ेगा, तब तुम जाके अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। यूँ नहीं है कि एक दिन करा, 4 दिन नहीं करा, 2 दिन करा, एक दिन छोड़ दिया। तुम्हें वो रेगुलर बेसिस पे बाइंग और सेलिंग करनी पड़ेगी, तब तुम जाके एक अच्छे बिजनेसमैन जो है वो बन सकते हो। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना है। इट इज सेशन फॉर सर्वाइवल। वो बिजनेस, ये बिजनेस के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर तुम कंटिन्यूसली लॉस होता जाएगा तुम्हारा, मान लो तुम्हें कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है, तो ये तुम्हारा जो बिजनेस है वो स्टेबल नहीं है, ये तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा एक दिन। कंटिन्यूसली जो बिजनेस में है वो लॉस नहीं हो सकता। एवरी बिजनेस रिक्वायर सम इन्वेस्टिंग इन कैश और काइंड और बोथ। हर बिजनेस में जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या किसी काइंड की फॉर्म में। काइंड मतलब जहाँ पे तुम्हारा पैसे की फॉर्म नहीं हो, वो कि कोई उसकी सामान की गुड्स की फॉर्म में, या वाह तुम घर से तुम पैसा लगाओ या तुम उधार लेके लगाओ। वो जो जितना भी तुम्हारा रिस्क होएगा ना, बिजनेस जो है वो मोर रिस्की होता है। बिजनेस है वो रिस्क, उसमें मोर रिस्की होता है। ऐसा एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन जो है उस केस में लेस रिस्क होता है। जो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है बिजनेस में होता है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में। बट एम्प्लॉय की केस में नहीं है, वहाँ पे भी तुम्हारी बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं है। वहाँ पे बस तुमने 8 घंटे काम करना है दिन के, और उसके बदले में जो है तुम्हें सैलरी मिलती है मंथली। वहाँ पे कोई भी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आपको पता चल गया बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन में तो हर एक की अपनी ओन इम्पोर्टेंट है। बिजनेस प्रोफेशन में तुम्हें स्पेशलाइज नॉलेज लेनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, और तुम्हें जो है सैलरी मिलती है। यहाँ पे तुम्हें कोई भी लॉस का डर नहीं रहता, ना ही तुम्हें रिस्क होता है, बस दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। तुम दूसरों के लिए अकाउंटेबल भी हो जाते हो। जो तुम्हें बिजनेसमैन है, ये बिजनेस है, इनमें हाई रिस्क होता है, और इसमें प्रॉफिट भी हाई रिस्क होता है, तो प्रॉफिट भी इसमें ज़्यादा हो सकता है। जो नौकरी करते हो उससे भी ज़्यादा बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर तुम्हारा बिजनेस तुम सही से चलाते हो तो समझ में आ गया। अब आज के लिए इतना ही, कम से कम फर्स्ट चैप्टर इसमें हो चुका है, इसमें यही था।
तो अगले उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।